सोच कर देखिए, एक ऐसा देश जिसकी बाहरी सीमाएं तो एकदम पक्की हैं, पर अंदर का नक्शा वो बदलता रहता है। जी हाँ, ये है भारत, एक अटूट संघ जिसके अंदर के राज्य हमेशा से बदलते रहे हैं। आज हम संविधान के इसी अनोखे पहलू को समझने वाले हैं। हमारे इस संविधान की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये बस एक लाइन नहीं है, ये भारत की एकता की उसकी नींव है, और हमारी आज की पड़ताल बस यहीं से शुरू होती है। देखिए, यहाँ हम कोई अपनी राय या विश्लेषण नहीं दे रहे हैं, हम तो सीधे संविधान के पन्नों को पलट रहे हैं। चलिए सीधे देखते हैं उन आर्टिकल्स को जो भारत का नक्शा बदलने की ताकत रखते हैं। तो एक बड़ा सवाल सामने आता है, अगर भारत राज्यों का एक यूनियन है, तो क्या इन राज्यों की जो लकीरें हैं, जो बाउंड्रीज हैं, वो पत्थर की हैं या उन्हें बदला जा सकता है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इसी फ्रेज को समझते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ। सोचने वाली बात है ना कि संविधान बनाने वालों ने आखिर यही शब्द क्यों चुने? इसका मतलब काफी गहरा है। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी मतलब यह है कि इंडियन यूनियन राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ राज्यों ने मिलकर सोचा कि चलो एक देश बनाते हैं, नहीं। और इसीलिए कोई भी राज्य अपनी मर्जी से इससे अलग नहीं हो सकता। ये संघ, ये यूनियन एक अटूट बंधन है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां ये यूनियन अटूट है, वहीं संविधान इसके अंदर के नक्शे को बदलने का पूरा ब्लूप्रिंट देता है। ये एक बड़ा ही अनोखा संतुलन है। सोचिए, एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, लेकिन उसके अंदर डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। संविधान इस बदलाव के लिए पार्लियामेंट को समझिए दो अलग अलग टूल्स देता है। पहला है आर्टिकल 2, यह है बाहरी बदलाव के लिए, मतलब बाहर से नए इलाकों को भारत में शामिल करना। सोच लीजिए जैसे एक पजल में नया पीस जोड़ना। और दूसरा टूल है आर्टिकल 3, ये है अंदरूनी बदलाव के लिए, यानी देश के भीतर ही नक्शा बदल देना। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? किसी राज्य की बाउंड्री या उसका नाम बदलने का प्रोसीजर क्या है? इसका जवाब जैसा हमने देखा आर्टिकल 3 में मिलता है। प्रोसेस के 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ऐसा कोई भी बिल पार्लियामेंट में तभी आ सकता है जब राष्ट्रपति उसकी सिफारिश करें। उनकी पहले से सिफारिश जरूरी है। स्टेप 2, राष्ट्रपति इस बिल को उस राज्य के पास भेजेंगे जिस पर इसका असर पड़ रहा है, उनकी राय जानने के लिए। लेकिन, और ये सबसे जरूरी पॉइंट है, स्टेप 3, पार्लियामेंट उस राज्य की राय को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। माने या ना माने, उनकी मर्जी। मतलब आखिरी पावर पूरी तरह से पार्लियामेंट के पास है। तो आर्टिकल 3 से पार्लियामेंट को कितनी पावर मिलती है? असल में बहुत ज्यादा। क्या क्या कर सकती है पार्लियामेंट? सुनिए, एक राज्य से नया राज्य बना सकती है, 2 या उससे ज्यादा राज्यों को मिला सकती है, किसी राज्य का एरिया बड़ा या छोटा कर सकती है, बाउंड्रीज बदल सकती है, और तो और किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है। ये सब कुछ पार्लियामेंट के हाथ में है। ओके, अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। ये पावर जितनी बड़ी लग रही है ना, इसे इस्तेमाल करने का प्रोसेस उतना ही आसान है। और इसका राज, इसका सीक्रेट छिपा है आर्टिकल 4 में। और आर्टिकल 4 की ये एक लाइन, ये इस पूरे सिस्टम की आप कह सकते हैं मास्टर की है। इसमें साफ साफ लिखा है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर बनाए गए कानून, उन्हें संविधान संशोधन माना ही नहीं जाएगा। तो इसका आखिर मतलब क्या हुआ? देखिए, एक नॉर्मल संवैधानिक संशोधन जो आर्टिकल 368 के तहत होता है, वो एक बहुत बहुत मुश्किल प्रोसेस है। उसके लिए पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी, यानी 2/3 सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है, और ये हासिल करना काफी मुश्किल काम है। और यही है पूरी कहानी का क्लाइमैक्स। क्योंकि राज्यों की बाउंड्रीज बदलना संविधान संशोधन है ही नहीं, इसलिए इसे पास करने के लिए किसी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। इस बिल को पार्लियामेंट में एक साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है, बिल्कुल किसी आम कानून की तरह। और इसी वजह से भारत के लिए एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, एक अविनाशी संघ जिसमें विनाशी राज्य हैं। मतलब एक ऐसा संघ जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसके अंदर के राज्य, उन्हें तोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, मिटाया जा सकता है और नए सिरे से भी बनाया जा सकता है।
और ये चीज हमें उस एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जिस पर हमेशा बहस चलती रहती है। संविधान का ये जो डिजाइन है, जहां केंद्र इतना शक्तिशाली है, क्या ये देश की एकता को मजबूत करता है या राज्यों के अधिकारों को कमजोर? इस सवाल का जवाब ही भारतीय संघवाद की पूरी कहानी है।